नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग एवं मनोचिकित्सा की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ। तो आज हम एक पूरा ओवरव्यू लेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, मानसिक विकारों का वर्गीकरण और मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले एक दृष्टिकोण है कि जब व्यक्ति सामाजिक रूप से अनुकूल है और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के साथ पर्याप्त रूप से सामना करने में सक्षम है तो वह व्यक्ति मानसिक स्वस्थ कहलाता है। अगर सेकंड दृष्टिकोण की बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की उस स्थिति की व्याख्या है जिसमें वह समाज व स्वयं के जीवन की परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यकता अनुरूप स्वयं को ढालने हेतु व्यवहार को सीखता है। मतलब कि जो व्यक्ति है वो स्वयं और जो समाज के प्रति समाज में उसके जीवन में जितनी भी परिस्थितियाँ आती है, चाहे वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको उनके अनुरूप अपने आप को ढाल सकने में अगर वह सक्षम है तो वो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल मेनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रसन्नता तथा प्रभावशीलता के साथ संसार एवं प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के प्रति मानवों द्वारा किया जाने वाला समायोजन है। यानी कि जो व्यक्ति है वो जब दूसरे व्यक्ति और संसार यानी कि जो समाज है उसके साथ व्यवहार करने के लिए एक समायोजन है वो स्थापित कर लेता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। विद्वान हार्वी जो स्किड ने अपनी पुस्तक अप्रोच टू मेंटल हेल्थ एंड इलनेस में मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इसमें कई आयाम जुड़े हैं, जैसे कि आत्मसम्मान, अपनी अंतः शक्तियों का अनुभव, सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की क्षमता एवं मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता। यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कब व्यक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है, जब वह उसके अंदर आत्मसम्मान, अपनी जो उसकी अंतर शक्तियाँ हैं उसका अनुभव उसको हो सके, सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की क्षमता, यानी कि जो दूसरे जो समाज के जो अन्य लोग हैं उनके साथ सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की उसके अंदर क्षमता है और मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। नेक्स्ट पीवी ल्यूकर लिखते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो स्वयं सुखी है और अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है और इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी जिसमें व्यक्ति के अंदर इतनी इच्छा शक्ति बच जाती है कि वो समाज के हित के लिए सोचता है या कुछ करता है। तो उन्होंने पूरा एम्फेसाइज दिया है समाज को कि जब व्यक्ति खुद भी सुखी है और पड़ोसियों के साथ और अपने बच्चों को एक स्वस्थ नागरिक बनाता है और जो भी उसके कर्तव्य है उनको पूर्ण करने के बाद भी वह समाज के हित के बारे में सोचता है और उसके लिए कार्यरत रहता है, तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से मानसिक स्वस्थ माना गया है। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य। तो पहले हम बात करेंगे मनोगत्यात्मक दृष्टि, सेकंड व्यवहारवादी, फिर मानवतावादी और नेक्स्ट है संज्ञानात्मक दृष्टि। मनोगत्यात्मक दृष्टि, तो इसके अनुसार इसमें मन की गति के ऊपर जोर दिया गया है कि इसी को एक माध्यम बनाया गया है मानसिक स्वास्थ्य का। व्यक्तित्व की गत्यात्मक दृष्टिगत रखते हुए तीन प्रकार की दृष्टियों को संदर्भ में प्रमुख माना गया है। सबसे पहले है मनोविश्लेषणवादी दृष्टि, सेकंड है विश्लेषणात्मक दृष्टि और थर्ड है व्यक्तित्ववादी दृष्टि। मनोविश्लेषणवादी दृष्टि,
जो व्यक्ति अपने मन के उपाहम की इच्छाओं एवं पराहम के फैसलों के बीच अहम शक्ति के माध्यम से समायोजन या सामंजस्य बिठाने में पर्याप्त रूप से सक्षम है, वही मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाया जाता है। इसमें सिगमंड फ्राइड की बताई गई ईद ईगो और सुपर ईगो को मद्देनजर रखते हुए बताते हैं कि जो ईद की इच्छाएं हैं और जो पराहम के फैसलों के बीच एक अहम शक्ति के माध्यम से जब एक समायोजन बिठा पाने में अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त रूप से सक्षम है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक दृष्टि की। जब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं में इस प्रकार का स्थिर समायोजन नहीं होता कि जिससे व्यक्ति उसके वास्तविक आत्मन को चेतन में उद्भूत होने का अवसर मिले, तब तक उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। यानी कि जब तक व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें पड़ी रहती हैं और वो चेतन में नहीं आती है, वो उसके अचेतन मन में ही रहती है, तब तक वो व्यक्ति अस्वस्थ कहलाएगा। और जब वह सारी बातें वो अपने चेतन में उद्भूत कर देता है, तब वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्ववादी दृष्टि। एडलर कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है और जिस व्यक्ति के जितने अधिक मित्र होते हैं वह समाज में उतना अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। इन्होंने भी समाज को अधिक महत्व दिया है कि जो व्यक्ति जितना सामाजिक होगा उतना ही वह मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहारवादी दृष्टि की। व्यवहारवादी दृष्टि में मनोवैज्ञानिक वॉटसन, पेवलो और स्किनर आदि प्रमुख माने जाते हैं कि वो बात करते हैं कि जब व्यक्ति सम और विषम परिस्थितियों में समायोजित है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाएगा। वहीं यदि व्यक्ति का व्यवहार कुसमायोजित जो परिस्थितियां हैं उनमें वह बदल जाता है तो जो उनका व्यवहार है वो कुसमायोजित हो जाता है तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाएगा। यानी कि अगर वह जो भी सकारात्मक या नकारात्मक परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं उसमें वह अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाएगा। और अगर वह व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों में अपने आप को कुसमायोजित कर लेता है तो वह व्यक्ति अस्वस्थ कहलाया जाएगा मानसिक रूप से। और यह जितनी भी कुसमायोजित और समायोजित होने की प्रक्रिया है वह उसके डिस्क्रिमिनेशन पावर पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से सही और गलत को डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, यह इसी बात पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है मानवतावादी दृष्टिकोण। इसमें अब्राहम मैस्लो एवं कार्ल रोजर्स प्रमुख हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य में स्वाभाविक विकास की सहज प्रवृत्ति होती है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्वाभाविक विकास की एक सहज प्रवृत्ति होती है। साथ ही अपने व्यक्ति में अपनी प्रतिभा एवं संभावनाओं की अभिव्यक्ति की जन्मजात इच्छा प्रकट तथा प्रसुप्त रूप से विद्यमान रहती है। इसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्ति की जो जन्मजात इच्छा प्रकट करने की जो अभिलाषा है वो व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। अगर वो जब तक अभिव्यक्ति की जो इच्छा है वो प्रकट करने में सक्षम रहता है या उसको ऐसा मौका मिलता रहता है कि वो अपनी इच्छाओं को प्रकट करता रहे, तब तक वह व्यक्ति सकारात्मक रूप से अपनी जो व्यक्तित्व का विकास है उसमें वो आगे की ओर बढ़ता रहता है और पॉजिटिव रूप से उसकी तरफ अग्रसर रहता है। अगर उसको अभिव्यक्ति की जो इच्छा प्रकट करने का मौका अगर उसको नहीं मिल पाता है तो वह व्यक्ति जो व्यक्तित्व का विकास है उसमें धनात्मक रूप से अग्रसर रह पाने में सक्षम नहीं रह पाता, तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संज्ञानात्मक दृष्टि की।
वह इसके अनुसार जिस व्यक्ति के विचार जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक होते हैं, जो तर्कपूर्ण ढंग से धारणाओं को, विश्वासों को अपने जीवन में स्थान देता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाया जाता है। यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में जब व्यक्ति सकारात्मक होता है, वह भी तर्कपूर्ण ढंग से, तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। और जो ये सकारात्मक दृष्टिकोण है विभिन्न परिस्थितियों में, वो भी तर्कपूर्ण ढंग से वो किसी भी व्यक्ति के चिंतन के तरीके पर निर्भर करता है। और जो चिंतन का तरीका है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि हर एक परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो अपना जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव रखता है। सेकंड जो बात है वो यह है कि जो व्यक्ति है वो हर एक परिस्थिति में एक सकारात्मक नज़रिया है वो रखता है। और जो तीसरा जो तरीका है चिंतन का वो वास्तविक तरीका है। उसमें व्यक्ति पक्षपात नहीं रहता है। वो एक तरीके से, यानी कि जो हर एक पहलू को वो अपने आप से उसको एनालाइज करता है और बिना सकारात्मक और नकारात्मक सोच को लिए हुए एक वास्तविक जो समायोजन है वह स्थापित करता है और उसके अकॉर्डिंग वह किसी भी परिस्थिति को ट्रीट करता है। तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाया जाएगा। जो चिंतन का वास्तविक तरीका है, इसमें जो व्यक्ति है जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना का पक्षपात रहित तरीके से विश्लेषण करता है और जीवन के धनात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं में किसी के भी प्रति उसका अनुचित झुकाव नहीं होता है। वह उचित तरीके से ही अपना झुकाव है वो जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनके प्रति रखता है। अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही अधिक महत्व है हर एक व्यक्ति के जीवन में। तो सबसे पहला जो महत्व है वो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। यानी कि किसी भी कार्य को कुशलतापूर्ण ढंग से करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो कोई भी कार्य करने के लिए अपना पूरा अंतर्मन उसके अंदर झोंक देता है और वह कुशलतापूर्वक ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य है उसका कार्य को कुशलतापूर्ण करने में बहुत ही अधिक महत्व है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का सफलता के साथ संबंध। मानसिक स्वास्थ्य का सफलता के साथ सीधा संबंध है। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी विभिन्न परिस्थितियों के प्रति अगर समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं तो अपना उन परिस्थितियों के साथ लड़ना या उनको फेस करना मुश्किल हो जाता है और जो अपनी सफलता की सीढ़ी है वो वहीं पर रुक जाने की संभावनाएं जो है वो पनपने लगती है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है और हम विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर पाने में सक्षम हैं तो हम सफलता की ओर भी अग्रसर रह सकेंगे। नेक्स्ट है पारिवारिक सामंजस्य और सामाजिक स्वास्थ्य। जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वह सीधा संबंध रखता है अपने पारिवारिक सामंजस्य में और सामाजिक स्वास्थ्य में। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि जो व्यक्ति समाज में अपने संबंध है उनको अच्छे ढंग से स्थापित कर पाने में अगर सक्षम रहता है तो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अहम रोल प्ले करता है सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में और पारिवारिक सामंजस्य को बनाए रखने में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विघटन से बचाव। व्यक्तित्व विघटन क्या है? जब हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है उसमें वह डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और उससे बचाव के लिए मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। अगर जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारी पर्सनैलिटी को सीधा इफ़ेक्ट करती है और अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं समस्या समाधान क्षमता। देखिए,
जो भी हमारा डिसीज़न लेने की क्षमता है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो डिसीज़न ले पाने में भी उतना ही सक्षम होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक अहम रोल प्ले करता है। जो समस्या समाधान है, जो समस्या को सोल्व करने के लिए जो पावर मनुष्य को चाहिए वो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ही ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो ही हम अपने अंदर एक क्रिएटिविटी को उत्पन्न कर पाएंगे। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, जो विचारों का जो नकारात्मक विचार है उनका आवागमन हमारे अंदर लगा रहता है, तब तक हम कुछ भी क्रिएटिव कर पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। हमारा जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो हम सृजनात्मक जो कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार कुशलता यानी कि बिहेवियरल स्किल्स। जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे व्यवहार से भी सीधा सीधा संबंध रखती है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो जो हमारा व्यवहार है दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति वो एक कुशल व्यवहार रहेगा। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो जो हमारा व्यवहार है वो कुशल नहीं होगा। नेक्स्ट है आत्मबोध के लिए आवश्यक यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही अधिक महत्व रखता है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमारी जो क्रिएटिविटी है, अगर विचारों का आवागमन है वो हमारे अंदर लगा रहता है तो हम क्रिएटिव नहीं बन पाते। और क्रिएटिव बन पाना यानी कि अपनी क्षमताओं को पहचानना, सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाना इसी बात पर निर्भर करता है। तो अगर हम मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहेंगे तो हम जो आत्मबोध है वो भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक। जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसका भी सीधा सीधा संबंध है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से जो उसकी मानसिकता है वो अच्छी नहीं है, जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्तित्व रख पाने में भी सक्षम नहीं होगा। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल डिसऑर्डर की। मेंटल डिसऑर्डर क्या है? जब व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो उसके एक डिसबैलेंस आ जाता है, तो उसके अंदर जो मनोरोग है वो उत्पन्न होने लगते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं, जो सीवियर मनोरोग के होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति विभिन्न प्रकार से शारीरिक रोगों से ग्रस्त होता है, उसी प्रकार से वह अनेक प्रकार के मनोरोगों से भी ग्रसित रहता है और ये मनोरोग शारीरिक रोगों की तुलना में व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अधिक कष्टकारी होते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य में ऐसे क्या परिवर्तन आते हैं कि व्यक्ति मनोरोगी कहलाने लगता है? तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो मनोरोग या मानसिक बीमारी है वो वातावरण के साथ किया गया कुसमायोजित व्यवहार है, यानी कि जो समायोजन है वो हम नहीं बिठा पाते और यही कारण होता है कि व्यक्ति में जो मानसिक बीमारियां हैं वो पनपने लगती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मनोरोग से ग्रस्त है तो उसकी जो समायोजन क्षमता है वो बहुत ही अधिक घट चुकी है और वह अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता है। मनोरोग एक असंतुलित मनोदशा की अवस्था है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक रूप से अनुकूल ही रहता है, यानी कि कुसमायोजित रहता है समाज के अनुसार और न ही सामान्य
प्रत्याशाओं के अनुकूल होता है और सांवेदिक रूप से भी वह व्यक्ति एक मान्य व्यवहार बनाए रखने में समर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार हम कंक्लूजन की निकालें तो व्यक्ति जब समायोजन नहीं कर पाता किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो समाज है, तो ये चाहे वो परिवार है, तो जब वो कुसमायोजित हो जाता है तो मनोरोग का पनपना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की। वैसे तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर है वो काफ़ी ब्रॉड है और उसको समझा पाना इस पीपीटी में संभव नहीं होगा, लेकिन हमने दो प्रकार की ली हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस, जो उन सभी को कवर कर लेती हैं, जो जितने भी डिसऑर्डर उस आईसीडी के अंतर्गत बताई गई हैं। सबसे पहली है साइकोसिस और दूसरी है न्यूरोसिस। जो साइकोसिस है उसमें क्या होता है, ये वह मनोविकार है जिसमें व्यक्ति का जो संपर्क है वो वास्तविकता के साथ टूट जाता है और उसका जो समाज में जो उसका सामाजिक जो व्यक्ति है उसका सामाजिक विघटन होने लगता है और दूसरे लोगों के प्रति उसका जो व्यवहार है, जो उसका संबंध है वो खराब होने लगता है। तो जो साइकोसिस है उसका सीधा सीधा संबंध समाज से लिया गया है कि समाज में उसकी जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाती है और वास्तविकता से उसका जो संबंध है वो टूट जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोसिस की। जो न्यूरोसिस है वो व्यक्ति के पर्सनैलिटी का यानी कि व्यक्तित्व के अंदर चेंज लाता है और यह समाज को इतना अफेक्ट नहीं करती है जितना वो पर्सनल लेवल पर व्यक्ति को इफ़ेक्ट करती है। और जो इसके प्रकार हैं साइकोसिस और न्यूरोसिस के, सबसे पहले जो साइकोसिस के प्रकार में माना गया है वो सिजोफ्रेनिया, द्विध्रुवी यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर और डिल्यूज़न है, हेलुसिनेशन है, पैरानोइया है और पैराफ्रेनिया है। ये सब जितने भी डिसऑर्डर हैं ये साइकोसिस के अंदर लिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या है, तो ये एक कॉमन ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें जो आदमी है उस जो व्यक्ति है जो रोगी होता है वो जो रियलिटी है, जो उसकी सेंस ऑफ रियलिटी है उसमें उसको गलत इंटरप्रिटेट करता है और उसके साथ जो सामंजस्य स्थापित कर सकने में वह सक्षम नहीं हो पाता। इसमें वह उसके अंदर चिंता का होना शुरू हो जाता है और जो समाज है उससे वो दूर रहना शुरू कर देता है और सेल्फ आइसोलेट हो जाता है और उसके अंदर मूड स्विंग्स होते रहते हैं। नेक्स्ट है द्विध्रुवी यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है वो दो पहलुओं में बट जाता है। या तो वो बहुत ही अधिक खुश रहता है किसी भी परिस्थिति में, या बहुत ही और एकदम से वो उसी परिस्थिति में रोने भी लगता है। तो उसका जो मूड स्विंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेट होते रहते हैं और जैसे कि ओवर एक्साइटमेंट होना या किसी भी बात को लेकर, या बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर लेना किसी भी बात को लेकर। तो ये जो एक तो सिम्टम्स है ये बाइपोलर डिसऑर्डर के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिल्यूज़न की। डिल्यूज़न क्या है? जब व्यक्ति एक गलत धारणा बना लेता है कि दूसरे हैं जो उसको हार्म करना चाहते हैं, तो वो हम मान सकते हैं कि डिल्यूज़न यानी कि जो भावात्मक विकार है उसको वो दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भावात्मक विकार। डिल्यूज़न है वो है भ्रम। अब हम बात करते हैं हेल्यूसिनेशन की। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई भी ऐसी चीज़ें सुनता या देखता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, वह ऐसी चीज़ों को देखता है जो वास्तव में नहीं होती है और ऐसी आवाज़ें वो सुनता रहता है जो वास्तविक में कोई नहीं आ रही होती। तो उस स्थिति में वह हेल्यूसिनेशन का शिकार होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरानोइया की। यह भी एक साइकोसिस का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो एक्सट्रीमली सस्पिशियस होता है और वह जो लोगों के प्रति जो उसका विश्वास है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। वो दूसरों के प्रति जो अपना जो उसका विश्वास है उसको बना रख पाने में असक्षम रहता है। वह अपने परिवार वालों के साथ भी एक सस्पिशियस बिहेव रखता है अपना, और उसको ऐसा लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो विश्वासघात कर सकता है, और वो भी सेल्फ आइसोलेट रहने में अपना जो है बिलीफ रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोसिस की। जो न्यूरोसिस है वह पर्सनल लेवल पे होता है, और इसके जो डिसऑर्डर हैं वो है हिस्टीरिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और फोबिया। जो हिस्टीरिया है उसमें जो अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट होती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप में खड़ा हुआ है और किसी भी बात को लेकर वो ओवर एक्साइटमेंट दिखाता है, तो यह स्थिति हिस्टीरिया की मानी गई है। या अनकंट्रोलेबल जो एक्साइटमेंट है या वो एंगर भी हो सकता है या घबराहट भी हो सकती है। अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल में ओवर अनकंट्रोलेबल उसकी एक्साइटमेंट शो करता है, तो वह हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टीरिया के बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। इसमें जो व्यक्ति है वो ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि स्विच को बार बार ऑन ऑफ करना, या किस चीज़ों को एडजस्ट करने में लगा रहता है। वो अगर उसको कोई भी चीज़ है वो मिसमैनेज्ड दिखती है तो उसको वो ऑब्सेस्ड हो जाता है उसके प्रति, और उसको वो मैनेज्ड ही चाहिए किसी भी स्थिति में। तो इस प्रकार से जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है इसके सिम्टम्स रहते हैं, या बार बार हाथ धोते रहना, या बार बार किसी भी चीज़ को देखते ही रहना, बार बार किसी चीज़ को चेक करते रहना। तो ये सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है फोबिक विकार। फोबिया क्या होता है? किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से इलॉजिकली बिना किसी कारण उसके प्रति अपने आप को डर महसूस करवाना, या उसके प्रति हमारा डरना। जैसे कि वाटर फोबिया होता है, हम बिना किसी कारण के ही पानी से डरते हैं। ऊंचाई से डरना, आग से डरना, हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई है फिर भी हम उस चीज़ से डरते हैं, तो वह फोबिया है। या खून को देखकर डरना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक चेंजेज इन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के। जो ऑर्गेनिक चेंजेस हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस वह है जिसमें जो एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसके कारण कोई रोग हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर माना जाता है। जैसे कि साइकोसिस है, जो साइकोसिस है वो उसमें 99% ऑर्गेनिक रीजन्स रहते हैं मनोरोग के, और जो न्यूरोसिस है वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। वो 99% फंक्शनल इसके जो रीजन्स है वो होते हैं किसी भी डिसऑर्डर के होने के। जो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होते हैं उनका सीधा सीधा हम संबंध देख सकते हैं कि हमारी फिज़िकल बॉडी से होता है, और उसमें कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, चाहे वो किसी सिस्टम में डिसफंक्शनिंग होने के कारण, या किसी टिश्यू में की जो फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाती है, और इससे जो हमारा पूरा एनाटॉमिकल जो डिसऑर्डर है उनके कारण, या ब्रेन में कोई चोट लग जाती है, तो ये सब कारण होते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के। और जो दूसरा कारण होता है किसी भी रोग का वो होता है फंक्शनल। उसका जो हमारा बॉडी है उससे सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं होता है, और वो बिना किसी कारण के ही अपने अंदर पनपने लगते हैं। ये सीधे सीधे मेंटल डिसऑर्डर में ये 100% ही मेंटल डिसऑर्डर होता है, और इसमें हमारी बॉडी का कोई अहम रोल नहीं होता है। तो जो साइकोसिस है वो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, और जो न्यूरोसिस है वो फंक्शनल डिसऑर्डर है।
अब हम बात करते हैं यौगिक दृष्टि में मानसिक स्वास्थ्य क्या है। जो यौगिक दृष्टिकोण है वो आत्मा पर निर्भर रहता है। योग शास्त्रों में आधुनिक मनोविज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं के समान मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय का विचार स्वतंत्र रूप से कहीं भी विवेचित अथवा प्रतिपादित नहीं हुआ है। जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है या मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका सीधा संबंध मन से होता है और उसके व्यवहार से होता है, लेकिन जो यौगिक दृष्टिकोण है उसका वह मानता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार है या मन है वो सीधा सीधा संबंध रखता है मनुष्य की आत्मा से। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजी या वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो आत्मा के एग्जिस्टेंस पे कई सवाल खड़े करती है, तो और उसको आत्मा को किसी भी पहलू से वो मीज़र कर पाने में सक्षम नहीं मानती है कि साइंटिफिकली, तो लेकिन जो यौगिक दृष्टिकोण है वो आत्मा के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है और उसी को कारण मानता है व्यक्ति के व्यवहार का और मानसिक स्वास्थ्य का। जो यौगिक दृष्टिकोण है वहाँ आत्मा के उपकरण से अधिक कुछ भी नहीं है। जीवन का जो चरम लक्ष्य है यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को आत्म तत्व की उपलब्धि है। यानी कि जो यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू है वह यह मानती है कि जो व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो आत्म तत्व को जानना है, और जो आत्म तत्व को जान जाता है तो वही मोक्ष और निर्वाण या मुक्ति को अचीव कर पाता है और आत्म साक्षात्कार कर पाने में सक्षम होता है। तो यौगिक दृष्टि से यही स्थिति व्यक्ति के अस्तित्व की पूर्ण अवस्था है और इसी अवस्था में व्यक्ति को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ कहा जाता है। जो योग है उसमें जो हायर स्टेज ऑफ हेल्थ है वो माना गया है समाधि को। जो समाधि है उसको उच्चतम स्वास्थ्य की जो उपाधि है वो दी गई है। तो ये एक स्पिरिचुअल अप्रोच अपने साथ लेकर चलता है। ये जो योग है वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पाथ है जो आत्म तत्व पर विश्वास रखता है और इसी को अचीव करने में अपना पूरा जो योगदान है वो देता है। तो इस प्रकार ये यौगिक दृष्टिकोण हमने देखा। धन्यवाद। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो इतना ही।